गुड मॉर्निंग, मैं हूं अर्चना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएस और एसएसटी, सामान्य अध्ययन और सामाजिक अध्ययन। जीएस जो आपके सभी के लिए कंपलसरी है, फर्स्ट पेपर, इसमें आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एसएसटी से आवेदन करने वालों के लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ज्योग्राफी का टॉपिक ज्वालामुखी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम ज्योग्राफी की काफ़ी क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर करते चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत महासागरीय मेखला में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। लगभग विश्व के 2/3 ज्वालामुखी 2/3 भाग पर प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर, यानी कि आइसलैंड आर्क्स पर और समुद्री द्वीपों के सहारे जो है ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी की इसी श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वाला व्रत, ये जो प्रशांत महासागर के चारों ओर श्रृंखला पाई जाती है उसको ज्वाला व्रत या फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहते हैं। ठीक है, चलिए। विश्व के सबसे अधिकांश ज्वालामुखी, ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी पे पाए जाते हैं। परिप्रशांत पेटी पर सबसे अधिक ऊंचे ज्वालामुखी भी इसी पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्न में से ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बेली एक प्रशुष्क ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी कहाँ है? भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रशुष्क नहीं है, सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है? ज्वालामुखी का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, चिलियन तुल्य ज्वालामुखी किसी भी प्रकार का ज्वालामुखी नहीं है। इसके अलावा हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बेली तुल्य और विषुवशीय तुल्य, ये तीनों ही प्रकार के ज्वालामुखी जो है पाए जाते हैं। चिलियन तुल्य कोई भी ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। विषुवश तुल्य का उद्भेदन कब हुआ था? ये 79 में हुआ था और इसका जो पर्यवेक्षण, जो इसकी खोज की थी, वो किसने की थी? प्लिनी महोदय ने की थी। प्लिनी महोदय ने किया था और इन्हीं के नाम पर विशेष प्रकार को पिलनियन, इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, पिलनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। आप नोट डाउन करते चलिए, जहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो उनको आप नोट डाउन करते चलिए साथ साथ। ठीक है, तो विषुवश ज्वालामुखी को क्या किस नाम से जाना जाता है? पिलनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी जाना जाता है, क्योंकि पिलनियन महोदय ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के निम्न प्रकारों में से कौन सा प्राय विस्फोटक नहीं होता? ज्वालामुखी उद्गार के निम्न प्रकारों में से कौन सा ज्वालामुखी है जो प्राय विस्फोटक उसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, हवाईयान प्रवृत्ति के ज्वालामुखी में विस्फोटक प्रवृत्ति के नहीं होते। इनका उद्गार शांत ढंग से होता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है कि गैस की तीव्रता की कमी होना और इनके लावे का पतला होना। गैस की तीव्रता कमी होती है और लावा पतला होता है, इसी कारण ये सभी ज्वालामुखी जो हैं बहुत शांत होते हैं और ये विस्फोटक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं। हवाई प्रकार के ज्वालामुखी हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? हवाई द्वीप पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, देखते हैं। सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है, सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी कौन से होते हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, प्लियन तुल्य सबसे अधिक विनाशकारी ज्वालामुखी होते हैं। इनमें जो लावा निकलता है सबसे अधिक चिपचिपा और लसदार होता है, इसीलिए ये सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर ज्वालामुखी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, सबनकाया जापान। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू देश में स्थित है।
कहाँ पर है ये पेरू देश में स्थित है, ना कि जापान में। चलिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, प्लियन ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर। प्लियन ज्वालामुखी सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और हवाई द्वीप पर शांत ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो कि विस्फोटक प्रवृत्ति के नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारा प्लियन ज्वालामुखी का संबंध कहाँ से है? इसका संबंध मार्टिनिक द्वीप से है, मार्टिनिक द्वीप से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। निम्न युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, सॉरी ए नहीं होगा, बी, इरेबस और अलास्का। इरेबस माउंट इरेबस अलास्का ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप के रासद्वीपीय क्षेत्र में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 3794 मीटर। ठीक है, इसके अलावा विशुवस ज्वालामुखी इटली में है, कोटापैक्सी इक्वाडोर में है और मोना लोआ हवाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो इसमें सही होता है वो होता है बी, इरेबस अलास्का। ठीक है, चलिए, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे कहते हैं, जब ज्वालामुखी मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, काल्डेरा। ज्वालामुखी मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो वो उसे काल्डेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी धरातल भूगर्भ के धरातल से जब तरल पदार्थ कोई निकलता है छिद्र से होकर के, तो वो क्या कहलाता है? वो ज्वालामुखी छिद्र कहलाता है। और इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ में संबंध किसके द्वारा होता है? एक पतली नली के द्वारा होता है। इस नली को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी नली। और जब ज्वालामुखी का छिद्र, जो ये आपका ज्वालामुखी का छिद्र जब ये काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसे हम ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। और जब कोई धसाव या अन्य किसी कारण से ज्वालामुखी का मुख और अत्यधिक विस्तार हो जाता है, जब ये ज़मीन नीचे धस जाती है और ज्वालामुखी का छिद्र और अधिक बड़ा हो जाता है, तो ये काल्डेरा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? काल्डेरा। तो जब ज्वालामुखी का मुख का विस्तार अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको काल्डेरा कहते हैं। जब ज्वालामुखी का मुख किसी वजह से नीचे धंस जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, नीचे धीरे धीरे जमीन नीचे खिसकती जाती है और छिद्र वो बड़ा होता जाता है और अधिक बड़ा होता है, तो वो काल्डेरा कहलाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है? निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, अग्र ज्वालामुखी से निर्मित न होकर ये रेगिस्तान में बनने वाली एक स्थलाकृति है। क्या है ये? रेगिस्तान में बनने वाली एक स्थलाकृति है, जो तेज हवा के कारण, हवा का तेज बहाव होता है, हवा के तेज बहने के कारण ही ये एक स्थलाकृति बन जाती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति बनती है तो उसको कहते हैं फैकोलिथ। क्या कहते हैं? फैकोलिथ। ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को, ध्यान रखना, लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। और जब आपकी एक कीपाकार आकृति, गर्तनुमा आकृति बनती है ये, ठीक है, लहरदार ये कीपाकार आकृति बन जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओल्ड फेथफुल क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक उष्णोत्स। ओल्ड फेथफुल संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन, कहाँ पर? येलोस्टोन एक पार्क है, येलोस्टोन नेशनल पार्क में एक गर्म पानी का स्रोत है। उष्णोत्स क्या होता है? गर्म पानी का स्रोत होता है। ये एक गर्म पानी का स्रोत है। गीज़र या ज्वालामुखी, जो भी आप इसको कह सकते हैं, उष्णोत्स या गीज़र। ज्वालामुखी निर्मित दरारों से जो बारीक बारीक दरारें होती हैं, वहाँ फुहारों के रूप में गर्म जल के निकलने की घटना या प्रक्रिया क्या कहलाती है? उष्णोत्स कहलाती है। ओल्ड फेथफुल, ठीक है, ओल्ड फेथफुल ये एक गर्म पानी का स्रोत है। नेक्स्ट वन, ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं?
ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जो लहरदार आकृति होती है, जो ज्वालामुखी से बनती है, शंकु के आकार की लहरदार आकृति बनती है, वो फेकोलिथ कहलाती है। ठीक है, चलिए। ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर संधियों में, ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल संधियों में घुसने वाला और ठोस होने वाला मैग्मा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, डाइक। ये डाइक कहाँ देखे जाते हैं? बिहार के सिंहभूमि जिले में। बिहार के सिंहभूमि जिले में सबसे अधिक डाइक देखे जाते हैं, सिंहभूमि जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए, हवाई द्वीप पर। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप यूएसए के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। यूएसए के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। सक्रिय ज्वालामुखी में से ये एक है। हवाईयान भाषा में मोना लोआ का क्या अर्थ होता है? लॉन्ग माउंटेन। क्या होता है? लॉन्ग माउंटेन। मोना लोआ का अर्थ होता है लॉन्ग माउंटेन, मतलब लंबा पर्वत। मोना लोआ क्या है? लंबा पर्वत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी है। विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, एकानगुआ। एकानगुआ विश्व का सर्वोच्च सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। सोलफाटारा इनमें से किसका एक प्रकार है? सोलफाटारा इनमें से किसका एक प्रकार है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है जी, ज्वालामुखी ए, सोलफाटारा या सोलफ तारा, या हम इसको क्या कहते हैं? सोलफ तारा भी कहते हैं। ये ज्वालामुखी का प्रकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भूविवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है? भूविवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है। अच्छा, ये बताइए भूविवर्तनिक आपदा होती क्या है? ये एक स्थल का भाग होता है जो कठोर प्लेटों से निर्मित गतिमान अवस्था में विद्यमान होता है। क्या होता है? कठोर प्लेटों से निर्मित होता है और गतिमान अवस्था में होता है। और इसी के सहारे भूविवर्तनिक आपदाओं के अंतर्गत क्या आते हैं? ज्वालामुखी आपदा, बाढ़ जैसी घटनाएं जो होती हैं वो इसी में आती हैं। ये सभी बादल का फटना, बाढ़, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ये किसका उदाहरण है? भूविवर्तनिक। तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी आपदाएं जो आती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? जब कोई भूकंप आता है तो किस गैस का निकास बढ़ जाता है? इसमें हम ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के क्वेश्चन, दोनों टॉपिक्स को इसमें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका स्थलमंडल का जो टॉपिक है जितना भी है वो फटाफट से कवर हो जाए। 2-3 वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उन सभी को हमने इसमें कवर किया हुआ है। तो क्लास को अच्छे से देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड के साथ में शेयर करें। किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस गैस का निकास बढ़ जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए, रेडॉन। रेडॉन गैस का, वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है जब भूकंप आता है। ठीक है, चलिए भूकंप किस प्रकार का संचरण है? भूकंप किस प्रकार का संचरण है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, आकस्मिक संचरण। भूकंप एक आकस्मिक संचरण है। नेक्स्ट वन, भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 भागों में बांटा है? भूकंपीय लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने पृथ्वी की आंतरिक भाग को 4 क्षेत्रों में बांटा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, जेफरीज। जेफरीज ने पृथ्वी को 4 परतों में इसको बांटा है। बाह्य परत है, द्वितीय परत है, या प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और चौथी परत। या आप इसको कह सकते हैं बाह्य परत, द्वितीय परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है?
पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्तिजनक भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है एच.एफ. रीड। एच.एफ. रीड से ये किसने कहा है? एच.एफ. रीड ने कहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्तिजनक भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किसने भूकंप के संबंध में प्रत्यस्तः पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भूकंपों के संबंध में प्रत्यस्तः पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, एच.एफ. रीड ने। एच.एफ. रीड ने किया था, प्रत्यस्तः पुनर्चलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूकंप तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती है? भूकंप मापी यंत्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगें अंकित होती हैं भूकंप आने से पहले? तो ऑप्शन हमारा सही होता है पी, यानी कि प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे या आप कह सकते हैं प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स जो कि भूकंप मापी यंत्र पर सबसे पहले अंकित होती है। भूकंप आने से 21 मिनट में ये अपने विपरीत वाले धरातलीय भाग पर वापस पहुंच जाती हैं, क्योंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है और इसी कारण ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इसके पश्चात कौन सी पहुंचती है? इसके पश्चात एस तरंगे। भूकंप मापी यंत्र पर एस तरंगे या द्वितीय तरंगे, आप इनको कह सकते हैं सेकेंडरी वेव्स, उसके बाद में ये तरंगे अंकित होती हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, पी, प्राइमरी तरंगे सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होती हैं। निम्न से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के केंद्र भाग यानी कि कोर से गुजर सकती है? कौन सी तरंगे हैं जो पृथ्वी के केंद्र भाग कोर से होकर गुजर सकती हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है पी, प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है, तीनों माध्यम से ये गुजर सकती हैं। एस तरंगे यानी कि द्वितीय तरंगे केवल ठोस और गैस माध्यम से होकर गुजरती हैं, ठोस और गैस से होकर के गुजरती हैं ये तरंगे। इसके अलावा जो आपकी तीसरी तरंगे हैं एल तरंगे, वो केवल धरातल यानी कि मुख्य धरातल तक ही वो सीमित रहती हैं, लेकिन ये भी ठोस, तरल और तीनों गैस माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका पृथ्वी का बाह्य केंद्र आउटर कोर तरल अवस्था में होता है और आंतरिक भाग इनर कोर जो ठोस अवस्था में होता है, तो पी तरंगे ही केवल पृथ्वी के कोर भाग से गुजर सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर ए, प्राइमरी तरंगे। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे पृथ्वी के केंद्र क्रोड भाग से गुजर सकती हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ए ऑप्शन हमारा सही होता है। प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति कितनी होती है? प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति कितनी होती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राथमिक तरंगों की यानी कि पी तरंगों की गति होती है, और इस तरंगों की गति कितनी होती है? वो होती है आपकी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, औसत गति 4 किलोमीटर। ठीक है, और एल तरंगों की 3, एल तरंगों की 3, एस की 4 और एल की 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, चलो भूकंप की कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती हैं? कौन सी तरंगे तरल माध्यम से गुजरने के दौरान अपवर्तित हो जाती हैं यानी कि आपकी लुप्त हो जाती हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, एस तरंगे। द्वितीय तरंगे जो होती हैं वो केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं और तरल माध्यम में वे लुप्त हो जाती हैं। एस तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? और अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। विश्व का यह सबसे अधिक बड़ा भूकंप क्षेत्र है जहाँ पर पूरी ग्लोब की कम से कम 63% भूकंप आते हैं। ठीक है, चलो परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण संबंधित है किससे? भूकंप से। तो ऑप्शन हमारा सही होता है डी। नेक्स्ट वन, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर परिप्रशांत महासागरीय पेटी को रिंग ऑफ फायर या ज्वालाव्रत
ज्वालामुखी का ज्वालावृत्त इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? सागर में भूकंपीय लहरें किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, सुनामी। सागर की लहरों को सुनामी के नाम से जाना जाता है। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलो सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? ज्वारीय तरंगे हैं, तटीय लहरें हैं, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे हैं या स्वच्छ जलधारा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, भूकंप द्वारा उत्पन्न तरंगे सुनामी कहलाती है। नेक्स्ट वन है, निम्न में से कौन एक सुनामी के विषय में सही कथन नहीं है? सुनामी के विषय में कौन सा सही कथन नहीं है? सुनामी उच्च ऊर्जा वाली सागरीय लहर होती है। सुनामी की गति जल की गहराई के साथ बढ़ती है। सुनामी तटों के पास पहुंचने पर सुनामी की तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। जल की गहराई में कमी होने पर सुनामी की तरंग ऊंचाई बढ़ती है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, सुनामी की गति जल की गहराई के साथ बढ़ती है। ये कथन बिल्कुल यहाँ पर गलत होता है आपका। भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को हम सुनामी कहते हैं, और जब सागर तली में अचानक परिवर्तन होता है तो उस कारण जल में लहरें आती हैं, और सुनामी लहरें जब बढ़ती हैं उनकी जब सुनामी इनकी ऊंचाई और गति अचानक अधिक हो जाती है तो जल की गहराई के साथ सुनामी की गति जो होती है वो कम हो जाती है। वो गहराई के साथ, जल की गहराई के साथ बढ़ती नहीं है, बल्कि जल की गहराई के साथ वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत होता है बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं कहाँ पर? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, पश्चिमी प्रशांत महासागर में सुनामी लहरें सबसे अधिक सक्रिय रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव होता है। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है अधिकेंद्र पर। अधिकेंद्र पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव होता है। अधिकेंद्र कहते हैं या इसको कहते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, जहाँ भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है वो कहलाता है आपका उद्गम केंद्र या भूकंप मूल, फोकस। फोकस या इसको कहते हैं भूकंप मूल। भूकंप मूल, यहाँ पर आपका कंपन प्रारंभ होता है उसका पता चलता है। धरातल पर जहाँ भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है वो आपका कहलाता है अधिकेंद्र। क्वेश्चन एग्जाम में इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले कहाँ किया जाता है, तो अधिकेंद्र पर भूकंपीय लहरों का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। ठीक है, चलिए स्थान जहाँ भूकंपीय घटना का सबसे पहले अनुभव किया जाता है, ऑप्शन हमारा सही होता है अधिकेंद्र। तो इसमें से कहीं पर भी अधिकेंद्र नहीं है, ये अभिकेंद्र हो गया जहाँ पर कंपन प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अधिकेंद्र पर, अधिकेंद्र या एपिसेंटर या भूकंप केंद्र, जहाँ पर भूकंपीय घटना का सबसे पहले अनुभव किया जाता है। ठीक है, अभिकेंद्र अलग होता है और अधिकेंद्र अलग है। ठीक है, चलिए धरातल पर स्थित वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है। भूकंप का वह बिंदु जहाँ भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाता है, मैंने क्या बताया था अभी आपको, ऑप्शन हमारा सही होता है ए, भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र या एपिसेंटर या अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है। भूकंप मूल क्या है? जहाँ पर कंपन प्रारंभ होता है, जगह, ये जगह है जिस जगह पर कंपन प्रारंभ होता है वो कहलाता है आपका भूकंप मूल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी, कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, पूर्वी अफ्रीकी मेखला। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है ए, मर्कली पैमाना। भूकंप की तीव्रता जहाँ पर भूमि में गति और इस पर आंकी जाती है, मर्कली पैमाने पर उसको मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं।
भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, भूकंप की प्रबलता कहाँ पर मापी जाती है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता प्रबलता मापी जाती है। इसकी तीव्रता 0 से 9 तक होती है और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता होती है। अगर आपके 0 से 6 या 0 से 7 पे अगर भूकंप आया है तो वो विनाशकारी हो जाता है। 10 गुना इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। एक पॉइंट बढ़ने पर, एक इकाई बढ़ने पर कितना? 10 गुना तीव्रता अधिक हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, प्रबलता मापी जाती है रिएक्टर मापनी के द्वारा। निम्न में से किसे रिएक्टर मापनी पर मापा जाता है? रिएक्टर मापनी पर किसको मापा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, भूकंप की तीव्रता या भूकंप की प्रबलता। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अल्लाह बांध का निर्माण कहाँ हुआ? अल्लाह बांध का निर्माण हुआ है किसके द्वारा? भूकंपों के द्वारा। भूकंप के द्वारा डैम ऑफ गॉड, क्या जानते हैं? डैम ऑफ गॉड का निर्माण कब हुआ था? 1819 में गुजरात के रण कच्छ में। गुजरात के रण कच्छ में भीषण भूकंप के बाद हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, डैम ऑफ गॉड का निर्माण कब हुआ था? 1819 में गुजरात के रण कच्छ में आया, जब भीषण भूकंप था उसके बाद हुआ था। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आपके ज्वालामुखी और भूकंप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को हमने इसमें डिस्कस किया है। एससीईआरटी और एनसीईआरटी से सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर ज़रूर करना और वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।